गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयुषी और आज है 3 जून और 3 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने SBC मतलब एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, संजीत कुमार ने। तो जो हाल ही में भारतीय मुक्केबाज जो है संजीत कुमार, मुक्केबाज ने बॉक्सर होता है, मुक्केबाज ने एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने ये जो पदक जीता है वो दुबई में आयोजित एशियन चैंपियनशिप फाइनल में जीता है। और इन्होंने कजाकिस्तान रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता वॉल्सी लेविट को 3-2 से हराकर ये पदक जीता है। तो ये जो हुआ था, संजीत कुमार ने जो मुक्केबाजी जीती है एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये दुबई में आयोजित की थी और इन्होंने 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने रियो ओलंपिक पदक विजेता जो रजत पदक विजेता थे उन्हें हराकर वॉल्सी लेविट को हराकर ये पदक जीता है। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आएगा ही एग्ज़ाम में। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष जो है अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, इसका जो गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। और क्षेत्राधिकार जो इसका है वो भारत सरकार का क्षेत्राधिकार है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF ने डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल DMCRC का नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्रमजीत सेन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के नए अध्यक्ष जो है वो विक्रमजीत सेन को चुना गया है। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जो थे जस्टिस विक्रमजीत सेन को अपने नवगठित स्वनियामक निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल DMCRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। मतलब डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का उन्हें जो अध्यक्ष बनाया गया है। और विक्रमजीत सेन जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे। और जो DMRC के हम बारे में बात करेंगे, तो DMCRC का जो गठन किया गया था वो एक घटना जो है वो गठन जो है सूचना प्रौद्योगिकी है वो। और इसका जो गठन किया वो मध्यस्थ दिशा निर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के नियम में 2021 के नियम के जनादेश के अनुसार किया गया था। और इसका जो गठन का उद्देश्य था, मतलब ये जो कदम क्यों उठाया गया था, तो यह कदम प्रसारकों और OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्मों को एक साथ लाने के लिए किया गया है। और इसके जो अभी अध्यक्ष चुने गए हैं वो है विक्रमजीत सेन। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान किन्हें बनाया गया है? तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो नए कप्तान बने हैं वो है हशमतुल्लाह शाहिदी बने हैं। तो हाल ही में जो है अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान जो है वो हशमतुल्लाह शाहिदी को बनाया है। और इन्होंने असगर अफ़गान की जगह ली है, इन्हें रिप्लेस करके इन्हें हशमतुल्लाह शाहिदी को अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है। तो ये जो पहली पिक्चर्स आप देख रहे हो ये है हशमतुल्लाह शाहिदी और इन्हें ही अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बनाया है। तो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB ने बाएं हाथ के खिलाड़ी है ये हशमतुल्लाह शाहिदी को राष्ट्रीय टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है। मतलब यहाँ पे ध्यान देने बात जो है वो ये है कि इन्हें नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है। इन्हें T20 का कप्तान नियुक्त नहीं किया है, इन्हें नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है। इसके बाद जो सेकेंड आपको पिक्चर दिख रही है और 2 नियुक्ति हुई थी, तो जबकि रहमत शाह को दोनों प्रारूपों के लिए उप कप्तान नियुक्त किया है। मतलब जो मेन कप्तान होंगे वो होंगे हशमतुल्लाह शाहिदी नया वनडे और टेस्ट कप्तान के, और इसके जो उप कप्तान होंगे वो होंगे रहमत शाह, जो ये सेकंड पिक्चर आपको दिख रही है रहमत शाह।
इसके अलावा ऑलराउंडर राशिद खान को T20 टीम का उप कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा जो ये राशिद खान है, जो आपको थर्ड पिक्चर दिख रही है, इन्हें राशिद खान को T20 का उप कप्तान बनाया गया है। मतलब नया वनडे और टेस्ट कप्तान जो है वो है हशमतुल्लाह शाहिदी, और नया वनडे और टेस्ट कप्तान के उप कप्तान जो है वो है रहमत शाह, और T20 के जो कप्तान है, मतलब उप कप्तान है T20 के, वो है ऑलराउंडर राशिद खान। लेकिन T20 का मेन कप्तान जो है अभी तक किसी को नहीं बनाया है, मतलब अभी भी वो पद खाली है। आज का हमारा 5th क्वेश्चन है, कप्पा और डेल्टा क्या है। तो कप्पा और डेल्टा जो है कोविड-19 वेरिएंट के नेम रखे गए हैं। मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो है कोविड-19 वेरिएंट के जो नाम रखे गए हैं कप्पा और डेल्टा पे रखे गए हैं। तो कप्पा और डेल्टा जो है कोविड-19 वेरिएंट के नाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये नामकरण किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट थे। पहला जो वेरिएंट था वो था B.1.617.6 संस्करण को कप्पा का नाम दिया है, जो पहले आया था। और जो सेकेंड संस्करण आया था B1.617.2 संस्करण को डेल्टा नाम दिया गया है। मतलब यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो पहला संस्करण था वो था B.1.617.1 संस्करण, जिसको कप्पा कहा गया है। और जहाँ पे B1 डॉट लगा है, B1.617.2 संस्करण को डेल्टा नाम दिया गया है। और ये दोनों ही क्या है, कप्पा और डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के नाम है, जो नामकरण जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा किया गया है। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने चालू वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने रहने का अनुमान लगाया है। तो 2021 और 22 में जो भारत की इकोनॉमी है वो अकॉर्डिंग टू मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अकॉर्डिंग जो होगी वो होगी 9.3%। तो मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने चालू वित्त वर्ष जो हमारा चल रहा है 2021 और 22 में भारत की उन्होंने अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो होगी वो 9.3% होगी। और उन्होंने अभी से ही 2000 इसके बाद के जो वर्ष है, मतलब 2022 और 23, तो उनकी भी उन्होंने अनुमान लगाया है। और उन्होंने कहा है कि तब तक जो होगी 2022 और 23 तक भारत की जो इकोनॉमी होगी वो 9.3 से घटकर जो होगी 7.9% हो जाएगी। तो सॉवरेन रेटिंग के मामले में मूडीज़ ने भारत पर नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बार रेटिंग का अनुमान लगाया है। और ये कहा है उन्होंने कि अर्थव्यवस्था ने 2020 में जो थी एक तेज़ संकुचन से तेज़ी से वापसी की थी, लेकिन विकास में लगातार मंदी, कमज़ोर सरकारी वित्त और बढ़ते वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों और सहित भारत में क्रेडिट प्रोफाइल के लिए जोखिम कोरोना वायरस की दूसरी लहर के झटके से बढ़ गया है। मतलब कहीं ना कहीं जो था भारत ने जो कोविड-19 की वजह से जो 2020 में जो हमारी इकोनॉमी कम हुई थी, तो उन्हें हमने काफ़ी ज़्यादा कवर किया था। और लेकिन जब हमारी अब दूसरी लहर 2021 में जो आई है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी हमारी जो अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो कम हो गई है। लेकिन जो 9.3 है ये भी कहीं ना कहीं ठीक ही है, क्योंकि 2020 तक तो माइनस में हमारी इकोनॉमी चली गई थी। और 2022 और 23 में जो होगी, अगर हालात ऐसे ही रहे हमारे, तो ये जो इकोनॉमी हमारी भारत की है वो 7.9% चल जाएगी। मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन चल रही है। पर देश जल्दी से जो है वो कोरोना मुक्त हो जाए, यही दुआएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा आज का, SBI की शोध रिपोर्ट इकोवॉप के अनुसार चालू वित्त वर्ष मतलब 2021 और 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर कितनी रहेगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है, इसका सही ऑप्शन होगा 7.9%। मतलब SBI की जो शोध रिपोर्ट हुई थी इकोवॉप के अनुसार जो चालू वित्त वर्ष हमारा 2021 और 22 है, उसके अकॉर्डिंग भारत की जो सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि दर जो है वो होगी 7.9%। तो SBI की शोध रिकॉर्ड इकोवॉप के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन की जो वृद्धि दर है वो 7.9% है। और पहले का जो अनुमान था, उनके अनुमान था कि
4% रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है, लेकिन ये अनुमान जो था गलत हुआ और जो 7.9% ही रही है अभी हमारी सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर। और एसबीआई की अगर हम बात करें तो एसबीआई के जो अध्यक्ष है वो है दिनेश कुमार खारा, और एसबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, और एसबीआई की जो स्थापना की गई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1995 में। आज का हमारा 8 क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पुणे स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, शिवाजीराव भोसले सरकारी बैंक जो है जो पुणे में स्थित है, तो इनका इन्होंने जो आरबीआई है इन्होंने इसका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। तो इस बैंक का जो कारोबार था 31 मई को ही समाप्त हो गया था, और बैंक के पास जो है पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है, और इस प्रकार यह बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधान का भी अनुपालन नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं इसका लाइसेंस जो है आरबीआई ने रद्द कर दिया है। आज का मेरा 9 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 3 महीने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है? अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है तो इस टाइम पे क्या है कि कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ना कोई नया अपडेट हो रहा है, तो जो पहले ही किसी पद पर है उन्हें दूसरा पद दिया जा रहा है, कुछ महीनों के लिए उन्हें उस पद पर रखा जा रहा है जब तक कि कोई नई वैकेंसी नहीं आती या नए पद का नॉमिनेशन नहीं होता। तो जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उनके जो अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार जो है वो 3 महीने के लिए जो जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को दे दिया है। तो हाल ही में जो है 3 महीने के लिए जगन्नाथ विद्याधर महापात्र जो है इन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के सदस्य ये ऑलरेडी जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब के सदस्य हैं, और इन्हें हाल ही में जो है इसका अध्यक्ष भी बनाया है, मतलब 3 महीने के लिए। ये तो इसके पहले सदस्य थे, मेंबर थे ये इसके केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, लेकिन हाल ही में जो है इन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो है अध्यक्ष भी नॉमिनेट कर दिया गया है, और ये सिर्फ 3 महीने के लिए इस पद पर कार्यरत होंगे, और ये पद जो है इन्हें 1 जून को 3 महीने के लिए प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, मतलब 1 जून से दे दिया गया है उन्हें ये पद। और इस पद पर इन्होंने प्रमोद चंद्र मोदी का स्थान लिया था। इस पद पर इन्होंने जो है प्रमोद चंद्र मोदी का स्थान लिया। इसके पहले जो थे प्रमोद चंद्र मोदी थे, और अभी कुछ नहीं हुआ तो इन जो सदस्य थे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के जगन्नाथ विद्याधर महापात्र, तो इन्हीं को ही इस पद के लिए 3 महीने के लिए बिठा दिया, मतलब 3 महीने के बाद इसका परमानेंट अध्यक्ष ढूंढ लिया जाएगा। आज का हमारा 10 क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने 2021 और 22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टीवी नरेंद्र जो है इन्हें 2021 और 22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो टीवी नरेंद्र जो हैं जो कि हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक टीवी नरेंद्र ने 2021 और 22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। कि टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और प्रबंधन निदेशक है टीवी नरेंद्र, और इन्होंने अभी भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में भी पदभार संभाला है। इसके पहले जो थे इस पद पर उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक का स्थान लिया है। इसके पहले जो इस पद पर थे मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्थापना जो थी 1895 में हुई थी, और इसके अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं टीवी नरेंद्रन। इसके पहले जो अध्यक्ष थे, इसके पूर्व के अध्यक्ष वो है उदय कोटक। आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस IIT शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है जो कि एक लागू वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, IIT गुवाहाटी ने ये स्मार्ट विंडो लॉन्च की है, विकसित की है। तो हाल ही में जो IIT
गुवाहाटी के जो शोधकर्ता हैं वहाँ ने उन्होंने एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है जो एक लागू वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से जो है नियंत्रित करेगी, कंट्रोल करेगी। तो यह सामग्री जो है इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में मदद करेगी। हाल ही में इसकी खोज आईआईटी के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विभाग में सहायक प्रोफेसर देवदत्त सिकंदर और उनके एक छात्र हैं आशीष कुमार चौधरी ने जनरल सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल प्रकाशित अपने शोध में यह जानकारी दी है। उन्होंने बनाया है। इनके जो सहायक प्रोफेसर है आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर देवदत्त सिकंदर और उनके जो छात्र हैं आशीष कुमार चौधरी, उन्होंने अपना जो एक उन्होंने शोध किया है एनर्जी मटेरियल्स पर, सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल प्रकाशित पर। तो उन्होंने वहाँ से उन्होंने स्मार्ट विंडो निकाला है जो इमारतों पे लगेगी और जो जलवायु और गर्मी जलवायु नियंत्रण प्रणाली को जो है विकसित करने में मदद करेगी। मतलब किस प्रकार से इमारतें जलवायु को नियंत्रित करती हैं। मतलब उन्होंने गर्मी और प्रकाश पर कंट्रोल के लिए ये स्मार्ट विंडो बनाया है कि गर्मी और प्रकाश की जो वो मात्रा है जो उनको प्रभावित ढंग से एक साथ कंट्रोल कर सके। तो ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।